क्लास 11th केमिस्ट्री में मैं एन त्रिपाठी आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का द्वितीय नियम, जिसे हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ाऊंगा। वैज्ञानिक हुंड ने 1925 में किसी तत्व के परमाणु को उप ऊर्जा स्तरों अर्थात उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए एक नियम दिया, जिसे हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक थे हुंड। इन्होंने क्या दिया था, 1925 में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं के उपकोषों में किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके इलेक्ट्रॉनों के भराव से संबंधित नियम दिया था, जिसे हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। किसी भी उपकोष में तब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके बाद ही उनका युग्मन यानी कि जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश माने समदिश पैरेलल होती है, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। आयरन परमाणु क्रमांक 26 होता है में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा। आयरन Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। आयरन के डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको 3d उपकोष में 3d में 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होंगे। हुंड के नियम के अनुसार ये पहले तरीके में दो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दिया गया है भरकर 3 कक्षकों में, जो कि गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। दूसरे तरीके में क्या किया गया है कि प्रत्येक कक्ष में तो एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दोनों को दक्षिणावर्त घूर्णन दिखाया गया है, ये भी गलत तरीका है। और फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि तीसरे तरीके में क्या किया गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा, ये नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी नीचे की तरफ है। पहले इलेक्ट्रॉन सभी क्लॉकवाइज होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और ये लास्ट तरीका ही सही है। अर्थात 3d उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण चौथे प्रकार से ही सही होगा। अब इसके पश्चात हम इलेक्ट्रॉनों के भराव से संबंधित ये तालिका को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम का प्रदर्शन, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम का प्रदर्शन किस प्रकार किया गया है। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर यस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष है या एफ उपकोष हो सकता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा गया है। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। यदि यस उपकोष है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ऊपर की तरफ एरो लगा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ही इसमें युग्मित हो जाएगा। अगर पी उपकोष है तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। या तो उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इस उपकोष को 3 वर्गों में px, py, pz में डिवाइड किया गया है। पहला इलेक्ट्रॉन पहले px में जाएगा, फिर py में दूसरा जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन px, py, pz में जाएगा, चौथा एक इलेक्ट्रॉन तीनों में अयुग्मित हो जाएंगे। उसके पश्चात चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 4 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन इस px में आकर के क्या होगा, युग्मित होगा। और ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा तो युग्मित हो ही चुका है, 5वां इलेक्ट्रॉन इस दूसरे उपकोष में आकर के युग्मित होगा। और इसी प्रकार से 6वां इलेक्ट्रॉन
इस तीसरे में 3 और 6, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन गया था उसी में छठवां इलेक्ट्रॉन भी जा कर के उसको युग्मित कर देगा। मतलब तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा वे पहले, दूसरे और तीसरे को क्रमशः युग्मित करेंगे। इसी प्रकार से डी उपकोष में हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा परस्पर इन पांचों कक्षकों में जा कर के एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले अयुग्मित अवस्था में वितरित रखता है। फिर उसके पश्चात जब छठवां इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले ऑर्बिटल को वो युग्मित करता है, सातवां दूसरे को, आठवां तीसरे को, नौवां चौथे को और 10वां पांचवें ऑर्बिटल को युग्मित करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम हुंड के नियम में देखने को पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हुंड के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हुंड्स रूल। उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त करने में हुंड के नियम उपयोगी है। किसमें? उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त करने में। किसी एक कोष के एक ही प्रकार के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, पर उनका स्थायित्व भी भिन्न होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है तो उनका स्थायित्व भी अलग ही होगा। एक प्रकार के उपकोषों के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है कि पूर्ण भरा उपकोष सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, आधा भरा उपकोष उसकी अपेक्षा कम और अधूरा उपकोष माने कि अपूर्ण उपकोष सबसे कम स्थायी रहेगा, उसके स्थायित्व की कोई संभावना नहीं है। तो उनके कक्षकों में भरे इलेक्ट्रॉनों की सम्मिति पर यह निर्भर करता है। अब इस पर एक उदाहरण देखते हैं। 2p उपकोष के स्थायित्व का क्रम क्या है? 2p उपकोष के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। 2p6 सबसे अधिक स्थायी, 2p6 क्योंकि पूर्ण भरा हुआ है। फिर उसके बाद 2p3 उसकी अपेक्षा कम स्थायी, स्थायी तो है लेकिन इसका स्थायित्व तो कम है। 2p1, 2p2, 2p4, 2p5 ये अपूर्ण भरे उपकोष हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 1 भरा है तो अपूर्ण है, ये पूर्ण पूरित है, ये अर्ध पूरित है। यदि हम 2p को इस प्रकार से बनाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश कर गया तो अर्ध पूरित अवस्था में पहुंच गया, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पूर्ण पूरित सबसे अधिक स्थायी, अर्ध पूरित सबसे कम, उसकी अपेक्षा कम स्थायी, और 1, 2 या 4, 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वे सबसे कम स्थायी होते हैं। अतः कार्बन 6 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन 6 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान यानी इक्वल टू 2 या इक्वल टू 1। 1 क्यों? क्योंकि p के लिए 1 कहा जाता है। m इज इक्वल टू 0, m का मान 0 और s का मान या तो +½ या तो -½ होता है। तो हुंड के नियम को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम कर सकते हैं। हुंड के नियम के अनुसार जैसे यहाँ पर 7 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, माने 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अपेक्षाकृत स्थायी होगा, लेकिन पूर्ण पूरित कक्षक की अपेक्षा कम ही रहेगा। तो इसमें n का मान 2, l का मान 1 और m का मान या +1 या -1 और s का मान -1 या 1/2 या +1/2 होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 है। इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है, इसमें दिखाया गया है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो n का मान 2 ही होगा क्योंकि इसका कोश 2 है, l का मान 1 है क्योंकि p है, m का मान या तो -1 या +1 और s का मान ±1/2 हो सकता है। इसी प्रकार F फ्लोरीन तत्व का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 है और इसमें ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ये आपको दर्शाया गया है। इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, n का मान 2 क्योंकि 2p5 है, 2p का मान 1 होता है तो l का मान 1, m का मान 0, s का मान प्लस माइनस हाफ है। और लास्ट नियान तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। 1s2 2s2 2p6 यह पूर्ण पूरित अवस्था में है। इसके लिए चारों क्वांटम संख्या n का मान 2, l का मान 1, m का मान +1 या -1, s का मान +1/2 या -1/2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी आज हम लोगों ने दूसरे नियम को समझ लिया। कल की डेट में हम लोग पाउली के नियम को पढ़ा था, आज हम लोगों ने हुंड को पढ़ लिया। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 3 नियम शेष रह गए, अफबाऊ, n+l और पूर्ण पूरित अर्धपूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व संबंधी नियम। तो कल हम लोग अफबाऊ के नियम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।